राजीव गांधी ने पहली बार इस देश में वैज्ञानिक सोच का विकास करने का आधार बनाया और ये डिजिटल इंडिया का बेसिक आइडिया उन्होंने ही शुरू किया। ये बात भी राजीव गांधी ने ही सबसे पहले कही कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस से भ्रष्ट, चापलूस और अवसरवादी लोगों को निकाल बाहर किया जाए और कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया जाए, और उन्हें इसीलिए मिस्टर क्लीन कहा जाता है। राजीव गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया। राम जन्मभूमि के समय में मंदिर का ताला खुलवाना, चोरी छिपे हैं, उनसे इस तरह की कुछ भूलें हुई। वो एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था और सबके हित की बात सोचता था। नमस्कार, न्यूज़ फ्रेश के विशेष कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी किस तरीके के नेता थे, किस तरीके की उस दौरान की राजनीति थी, उसके ऊपर आज हम मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं साहित्य के हस्ताक्षर वेद व्यास साहब। वेद व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण दिन पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उन दिनों मैं आकाशवाणी में काम करता था और सामाजिक सरोकारों के लिए साहित्य में और समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाता था। मैंने उस दौरान, जब राजीव गांधी अचानक एक विशेष परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने या बनाए गए, इंदिरा गांधी की शहादत के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी छवि बहुत ही साफ़ सुथरी मानी जाती थी और उन्हें इसीलिए मिस्टर क्लीन कहा जाता। लेकिन राजनीति के गंदे खेल में धीरे धीरे सत्ता व्यवस्था आदमी का असली रूप बदल देती है। मुझे याद है, राहुल गांधी ने कांग्रेस के 100 वर्ष पर आयोजित बम्बई के समारोह में कहा था पहली बार कि मुझे आश्चर्य होता है कि गांवों के नागरिकों के विकास के लिए हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो वो गांवों तक पहुंचते पहुंचते 20 पैसे रह जाता है। तो ये 80 पैसे कौन बीच में हड़प रहा है? ये सवाल सबसे पहले हमारी व्यवस्था में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको लेकर के राजीव गांधी ने कहे थे। ये बात भी राजीव गांधी ने ही सबसे पहले कही कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस से भ्रष्ट, चापलूस और अवसरवादी लोगों को निकाल बाहर किया जाए और कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया जाए। तो मेरे मन में कांग्रेस को लेकर के तब उतना आकर्षण नहीं था। इंदिरा गांधी से भी मैं कई बार मिला था। वो हमारी सूचना प्रसारण मंत्री थी। हमारे संघर्ष में उन्होंने हमें बहुत मदद की। और उसके बाद राजीव गांधी की इस स्पष्टवादिता ने मुझे और अधिक प्रभावित किया और मैं उनके बारे में गंभीरता से सोचने लगा कि ये तो राजनेता नहीं है, एक सामान्य सीधा सच्चा नागरिक है
और उसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजीव गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया। और उसका परिणाम है कि आज अकेले राजस्थान में 1 लाख महिला प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी में सामने आए हैं। और ये पूरे देश में उन्होंने एक सोच बदल दिया कि समाज को बदलने के लिए केवल सरकार काफ़ी नहीं है, जनता की भागीदारी उसमें अधिक से अधिक होनी चाहिए। और पंचायतों को उन्होंने पॉइंट ऑफ बिगनिंग माना कि यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए लोकतंत्र की। निर्णय जनता करे, संसद बाद में करे। तो मैं राजीव गांधी से मुझे मिलने का भी मौका मिला जब शिवशरण माथुर यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और हमारी 2 बार मैं मिला उनसे, मेरे मन में बहुत अच्छा इम्प्रेशन था उनके बारे में, और वो लगातार ये बात कहते रहे। लेकिन उस समय जो विपक्ष की स्थिति थी, उस विपक्ष में बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। मंडल कमंडल बिल्कुल, उसके बाद सारी के आधार पर वो अपनी राजनीति लेकर आए। पहले वो कांग्रेस में थे बीपी सिंह, राजीव गांधी लाए थे उन्हें। हाँ, तो राजीव गांधी के साथ काम करने वाले कांग्रेस ही तो वो। लेकिन परिस्थितियों को देख करके सामाजिक कल्याण के नाम पर, सामाजिक परिवर्तन के नाम पर उन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति को एक नया रूप दिया और उन्होंने ओबीसी की राजनीति को बढ़ावा दिया। तो उसमें मंडल आयोग था, तो उसने ओबीसी में एक नया विश्वास पैदा किया। और वहाँ से एक बात उठी, बोफोर्स का तोप का सौदा हुआ था, उसमें राजीव गांधी को लेकर के बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए। और प्रत्यारोप आरोप लगाने वालों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय की जनसंघ, बीजेपी और आरएसएस के लोगों की थी, क्योंकि उनके पास एक देशव्यापी नेटवर्क है, एक समानांतर मीडिया काम करता है उन सांप्रदायिक ताकतों का। तो उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि राजीव गांधी चोर है, बोफोर्स कांड में इन्होंने पैसा खाया है। और राजीव गांधी की छवि को बहुत डैमेज किया उसने। और वो बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, उनको पब्लिक परसेप्शन में दोषी बना दिया। उसका उन्हें बहुत आघात लगा। इसी तरह जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को आश्रय भत्ता देने का निर्णय दिया, तो वहाँ मैं गलती मानता हूँ उनकी। उन्होंने कठमुल्ला और रूढ़िवादी मुसलमानों की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को बदल दिया। मेरी व्यक्तिगत राय में वो निर्णय उचित नहीं था। इसी तरह से राम जन्मभूमि के समय में मंदिर का ताला खुलवाना चोरी छिपे हैं, उनसे इस तरह की कुछ भूलें हुई। और वो उस समय की तात्कालिक राजनीति के दबाव में, प्रभाव में जैसा होता है, क्योंकि राजीव गांधी कोई बहुत धुरंधर चाणक्य राजनीतिक नहीं थे, उनका लंबा चौड़ा अनुभव भी नहीं था, केवल ये था इंदिरा गांधी के बेटे थे। बाकी राजीव गांधी ने पहली बार इस देश में वैज्ञानिक सोच का विकास करने का आधार बनाया। और ये डिजिटल इंडिया का बेसिक आइडिया उन्होंने ही शुरू किया। ये वो ही सबसे पहले कंप्यूटर को लेकर भारत में आए। और ये
सी डॉट टेलीफोन व्यवस्था ये सारी बदली। तो उनका विजन था कि भारत को अगर ताकतवर देश बनाना है या भारत को एक महत्वपूर्ण देश बनाना है, भारत की आबादी को विकास से जोड़ना है, तो हमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ही वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मैं राजीव गांधी को लेकर के मैंने आज लिखा भी है, मेरी पुस्तकों में भी कई लेख उनको लेकर मैंने लिखे हैं। तो राजीव गांधी गंदी राजनीति के गंदे खेल में शामिल नहीं थे कभी भी, और इसीलिए वो इस गंदी राजनीति के गंदे खेल में उनको आखिरकार शहीद होना पड़ा। मतलब 400 प्लस 84 के बाद जब 400 प्लस की इतनी बड़ी हाँ, के साथ हुआ है, उस समय लाए थे, उस समय उसके बाद अभी तक कभी इतना किसी बड़ा को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। वो उसका कारण एक बता रहा हूँ, राजीव गांधी को वो वोट नहीं मिले थे, वो इंदिरा गांधी की शहादत को मिले थे। और उस शहादत के बाद जो दिल्ली में दंगे हुए, तो विपक्षी दलों ने कांग्रेस को और राजीव गांधी को उसके लिए दोषी ठहरा दिया और सिखों में एक नई राजनीति खड़ी कर दी। तो आप मानते हैं कि वो एक प्रवीण राजनेता नहीं थे, वो एक सीधे सच्चे इंसान थे? जी जी, मैं यही मानता हूँ। राजनेता तो थे ही नहीं, वो पायलट थे वायुसेना में, और अचानक ही उनको नौकरी छोड़ करके प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया और उनको बनाया गया। तो वो शायद उस राजनीतिक सिस्टम को शायद वो आत्मसात नहीं कर पाए, शायद इसीलिए जो 89 के जब चुनाव हुए तो उनकी बुनियाद ही राजनीति से परे थी। वो एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, और सबके हित की बात सोचता था। जो बात नेहरू जी में थी ना, वो एक स्वप्नजीवी व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने तो बहुत बोल्ड और बहुत ही अनुशासित और बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस बन गई थी। और इंदिरा गांधी का औरा तो एक चमत्कारिक औरा है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो उस समय की जो राजनीति थी, आपने तो सारा जिया है, अब तक की राजनीति आपने देखी, बहुत माइन्यूटली आपने चीज़ों को देखा है। उस समय की राजीव गांधी के दौर की राजनीति और आज के दौर की राजनीति को अगर हम कंपेयर करें तो कैसे है? भारत की राजनीति में परिवर्तन का दौर दो चीज़ों से हुआ। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के विरुद्ध जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो जयप्रकाश समाज के थे, वो भी गांधी के अनुयायी थे, लेकिन उनकी अवधारणा भिन्न थी, लेकिन थे गांधी के शिष्यों में ही थे। वो नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारा ग्रुप गांधी एकमात्र नेता थे हमारे। तो ये संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने आह्वान किया, और बिहार से मुझे तो याद है, मैंने उस समय नागार्जुन वरिष्ठ साहित्यकार, फणीश्वरनाथ रेणु वरिष्ठ साहित्यकार, इनको गिरफ्तार किया गया था आपातकाल में। तो मैंने उसके खिलाफ लेख लिखा था, जिस पर मुझे नौकरी से आपातकाल में निकाल दिया गया था। उस समय विद्याचरण शुक्ल मंत्री थे। खैर, वो समय था, समय का प्रभाव था, लेकिन हम उस समय भी सच ही बोलते थे। तो संपूर्ण क्रांति का जो एक गठबंधन बना था, कांग्रेस के खिलाफ कहिए या आपातकाल के खिलाफ कहिए, वो कांग्रेस के खिलाफ था, आपातकाल के पर्दे के पीछे। उसमें आरएसएस भी शामिल हो गया था, उसमें समाजवादी भी शामिल हो गए थे, उसमें सीपीएम के लोग भी शामिल हो गए थे, क्योंकि कॉमन एनिमी था कांग्रेस। आपातकाल एक बहाना था। आपातकाल की परिस्थितियां बनाई किसने? उसी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन ने। तो इंदिरा गांधी को अपने को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए
जब उनके चुनाव याचिका के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हुआ तो ये चुनौती आई। तो उन्होंने सत्ता व्यवस्था को बचाने के लिए आपातकाल लागू किया और वो आपातकाल अधिक नहीं चला, 19 महीने करीब चला। और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी ने चुनाव भी कराए, क्योंकि इंदिरा गांधी मूल रूप से कोई तानाशाह नहीं थी। देश में फासिस्ट ताकतों का प्रभाव न बढ़े, सांप्रदायिक ताकतों का प्रभाव न बढ़े, उस खतरे को रोकने के लिए उन्होंने आपातकाल लागू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया था उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ। मुझे याद है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन जज, उन्होंने इंदिरा गांधी की एप्लीकेशन पर स्टे दिया था और तब वो स्थिति बिगड़ती चली गई। और उस समय जो गठबंधन था कांग्रेस के खिलाफ, उसने ऐसा एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि तानाशाह है, अत्याचार है, ये सारा हो। हाँ, और उसके बाद इंदिरा गांधी वापस जीत के आ गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप कल तक कंडम किए जा रहे थे, अपमानित किए जा रहे थे, आप पर दोष और आप पे आरोप लगाए जा रहे थे, जनता ने वापस चुन के इंदिरा गांधी को भेजा। आज की स्थिति अगर हम देखें कांग्रेस की बिल्कुल हाशिए पे आ गई है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी और उसके बाद कई स्टेट्स में उनकी जड़ें थी, मजबूत थी। लेकिन आज की स्थिति है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का कई जगहों पर जो है वर्चस्व बढ़ गया। कांग्रेस अब हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में वो क्या चीज़ें आपको, क्योंकि आपने कांग्रेस को देखा है उस टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से। बताऊँ आपको, मैंने इंदिरा गांधी के समय नहीं, कांग्रेस 1885 में बनी थी और फिर गांधी का नेतृत्व से मिला। कांग्रेस की स्थापना करने वाले भी ह्यूम अंग्रेज थे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते थे। उन्होंने स्थापित किया था, एनी बेसेंट थी। और वो एक आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस के द्वारा ही मुकम्मल ढंग से शुरू किया गया। जब महात्मा गांधी अब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए भारत, कि मैं वकालत नहीं कर सकता, झूठ को सच और सच को झूठ करना मुझे नहीं आता, तो भारत आ गए। वो वकालत कर रहे थे, तो वहाँ दादा भाई नौरोजी से मिले। वो सबसे बड़े नेता थे उस समय। उनसे मार्गदर्शन मांगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो आप अपनी वेशभूषा बदलिए। आप ये कोट और वकील की जो ड्रेस है, साहब लोगों की, इसको छोड़िए और 2 साल तक आप देश का भ्रमण करिए, लोगों से मिलिए, लोगों की सुनिए, आप मत बोलिए। लोग अपनी बात कैसे कह रहे हैं, उनके क्या दुख है, उनके क्या सुख है, उनके क्या तकलीफ है, वो किस स्थिति में रहते हैं। और गांधी जी ने वही किया, लंगोट बांध ली और लाठी लेके निकल पड़े। गांव 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 पूरे देश की यात्रा की। देश समझ में आया भारत है क्या, भारत की विविधता में एकता कैसे है, उसका आधार क्या है। और उसके बाद गांधी ने देश की आज़ादी का मुद्दा पकड़ा, अंबेडकर को भी जोड़ा आगे चल कर के। जितने लोग थे, इवन आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, गोलवलकर शुरू में कांग्रेस में ही थे। ये तो सत्ता की व्यवस्था में अलग अलग हुए हैं। प्रजा समाजवादी पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी बनी, वामपंथी पार्टी बनी, ये सब आज़ादी के बाद बनी है। ये विचारधारा की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। अब आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 100 साल पुरानी पार्टी है और ये कांग्रेस के विरोध में बनी थी, अंग्रेजों के समर्थन में बनी थी। इतिहास ये कहता है। आज 100 साल बाद उनका एक नेटवर्क बनाया, उन्होंने संगठन पर बल दिया, लेकिन उनकी जो बेसिक थीम है हिंदू राष्ट्र की, वो अभी तक नहीं बदली। वो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए ही काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जनसंघ बनाई, उसकी भी वही थीम थी। जनसंघ से फिर भाजपा बनी, उसकी भी वही थीम है। और उनका सबसे
प्लस पॉइंट ये है आज की राजनीति में कि उनके पास गांव-गांव तक काम करने वाली शाखाएं हैं, वो 70-75 हज़ार बिल्कुल बिल्कुल। लाखों कार्यकर्ता हैं। तो ये क्या, ये कांग्रेस से छूट गया, उसका कार्यकर्ता छूट गया, ये कारण है कि उसके घर तुम्हें जाने का? जैसे ही सत्ता में आई, इंदिरा गांधी तक तो ठीक था, उसके बाद से जो यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, या कांग्रेस के जितने भी अग्रिम संगठन बने थे, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और वो सत्ता को भोगने वाले वर्ग में बदल गए, क्योंकि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। अब ये विकृतियाँ विसंगतियाँ बीजेपी और आरएसएस में आ रही हैं, शुरू हो गई हैं। यही कांग्रेस में हुआ कि सब सत्ता में लग गए। जब जैसे सोवियत संघ की क्रांति हुई तो कॉमरेड्स ने क्रांति का सपना मार्क्स ने, लेनिन ने दिया उनको, लेकिन धीरे धीरे बोल्शेविक क्रांति असफल हो गई, क्योंकि सारे समाजवादी विचारधारा के लोग पूंजीवाद की तरफ भागने लगे। तो ये परिवर्तन 100 साल में एक बार आता है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी भी यात्राओं पे निकले, उसके बाद हमने देखा कि वो उनकी बयानों में, उनके कार्यकलापों में मैच्योरिटी आई। क्या लगते हैं वो भी, क्या जैसे राजीव गांधी जो हैं वो एक अच्छे इंसान थे लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, वो क्या राहुल गांधी की भी वही स्थिति है? नहीं, राजीव गांधी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। फंडामेंटल्स भले ही वो हों, जैसे अपने जीवन में राजीव गांधी ईमानदार थे, राहुल गांधी भी मुझे लगता है अपने जीवन में बहुत ईमानदार हैं, लेकिन टेक्निकली या आपके टैक्टिकली राजनीति में जोड़बागी होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इस सरकार की विफलताओं को, इस व्यवस्था की विफलताओं को और पिछले दरवाजे से संविधान को बदलने जैसे प्रयास और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उनको कमज़ोर कर दिया गया, तो इसके विरुद्ध राहुल ने एक ईमानदार सोच डेवलप किया कि ये सारा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, चुनाव आयोग पर आप विश्वास नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, रिजर्व बैंक पर भी आपका कब्जा हो गया है, और जो लेखानुदान विभाग है, अंकेक्षण विभाग, उस पर भी एजी पर हो गया है। जब सारा सिस्टम आपके कब्जे में आ गया सत्ता के द्वारा, बहुमत के द्वारा, मनचाहा संविधान बदलने का मतलब कोशिश करते हैं, अभी भी रोज़ होती रही है। आपने देखा होगा, मैं छोटा सा उदाहरण दूँ कि उन्हें जब आरएसएस का पहला बीजेपी बनी तो उनके एजेंडा में 3 पॉइंट थे। एक तो हिंदू राष्ट्रवाद की ओर जाना है, धारा 370 को हटाना है और राम मंदिर का निर्माण कराना है। 2 तो कर चुके हैं, तो सभी काम पूरे हो गए। और उस धर्म के नाम पर जो राजनीति बीजेपी आरएसएस करती है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। कांग्रेस उस तरह धर्म की राजनीति नहीं कर सकती, न समाजवादी कर सकते, न कम्युनिस्ट कर सकते। बिल्कुल, तो हम ये मानेंगे धर्म पर उनकी मोनोपोली हो गई। तो अब उस धर्म का जवाब जातीय राजनीति से दिया जा रहा है। भाई, कांग्रेस के सबसे पहले समर्थक थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक। वो छिटक रहे हैं। हाँ, वो सब छिटक रहे हैं। हाँ, फिर कांग्रेस से अलग हो गए वो। अब वही लोग कांग्रेस के साथ आए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, तो मतलब एक लहर वापस कांग्रेस के पक्ष तो ये कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। और राहुल गांधी ने 2014 से असफल माना जाता है उसे, हर चुनाव में हारे। तो हार हर आदमी को हमेशा सिखाती है। चलिए, तो हम यही मानेंगे कि अब कांग्रेस में जो है रिवाइवल होगा और कांग्रेस वापस जो पुराना अस्तित्व उसका था वो वापस बरकरार करने में कामयाब होगी। हमारे साथ वेद व्यास जी थे।